बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, अभी आज आपका एग्ज़ाम हुआ है एनएमएमएस का और हमने पार्ट 1 जिसमें कि मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। इस वीडियो में हम जो सेट जो आपका स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट जो कि 91 से 180 तक है उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैथ में एक पेज रह गया था, उसको हम साथ के साथ सॉल्व कर लेते हैं। ये जब हमने अभी सॉल्व किया था तो 72 से लेके 4-5 क्वेश्चंस 76 क्वेश्चंस तक हमने उसमें एक पेज छूट गया था, तो इसके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको बताया गया तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। ये क्वेश्चन था आपका कि आफ्टर स्टडिंग, इसमें फील्डर्स, बॉलर्स और बैट्समैन के एक वेन डायग्राम दिया है। आपको बताना है हाउ मेनी पीपल्स आर देयर हु आर फील्डर्स, बैट्समैन एंड बॉलर्स आर देयर। कितने ऐसे हैं जो तीनों हैं, क्षेत्ररक्षक भी है, बल्लेबाज भी और गेंदबाज भी है। तो तीनों का कॉमन पार्ट अगर आप देखो तो तीनों का कॉमन पार्ट आता है ये 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब है कितने ऐसे लोग हैं जो कि फील्डर और बैट्समैन तो हैं लेकिन बॉलर नहीं है। तो फील्डर और बैट्समैन तो हैं लेकिन बॉलर नहीं है। तो फील्डर और बैट्समैन आ जाते हैं आपके सर्कल में लेकिन इसमें नहीं आते। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 8 जो है वो 2nd नंबर। अगला है कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो फील्डर्स हैं लेकिन बॉलर नहीं है और बैट्समैन भी नहीं है। तो सिर्फ फील्डर्स जो हैं वो कितने हैं, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। फिर है मिसिंग पार्ट, आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो मिसिंग पार्ट अगर देखें तो ये हो जाएगा ऐसे और उसके बाद ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका मिसिंग। तो ये वाला इस तरीके का आएगा ना। तो इसमें कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। तो इस ऑप्शन नंबर 3rd। तो ये क्वेश्चन से जो हमने मिस कर दिया था, ये वाले 4-5 क्वेश्चन है। अब देखते हैं जो सेट का आपका पार्ट है उसके सारे क्वेश्चंस देखेंगे हम। तो सबसे पहला जो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जो सेट का पार्ट है, तो पहला क्वेश्चन इसमें गिवन है कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एज 50 हर्ट्ज। कि ऑब्जेक्ट का जो कंपन है वो 50 हर्ट्ज है। तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, आपको पता है। कम जो 1/50 हो जाएगा, 1/50 अगर करोगे तो 0.02 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 2। अगला है अगर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान या मास जो है वो 3 किलोग्राम है तो इसका वजन कितना होगा। तो वजन जो है वो मास और जी के बराबर होता है। तो 3 × जी आपका है 10, तो 30 न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 न्यूटन। अगला है एक सिंपल पेंडुलम 20 ऑसिलेशन करता है 40 सेकंड में। तो एक ऑसिलेशन करने में कितना सेकंड लगेगा, 2 सेकंड। तो इसका टाइम पीरियड हो गया 2 सेकंड। फिर है मनुष्य कान के लिए जो श्रव्य सीमा है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। और हर्ट्ज होता है कंपन प्रति सेकेंड। तो 20 कंपन प्रति सेकेंड से 20,000 कंपन प्रति सेकेंड। 95 है प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो बल अपॉन में क्षेत्रफल होता है। तो आपका बल इंटू क्षेत्रफल गलत है, क्षेत्रफल अपॉन में बल गलत है, द्रव्यमान अपॉन में क्षेत्रफल ये आपका गलत है। अब यहाँ देखो दाब को अगर हम देखें, दाब होता है आपका, लेकिन अगर हम देखें 1 बटा दाब जो है बल और क्षेत्रफल का बराबर है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। फिर है हमेशा सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब किसके द्वारा, मतलब एक ऐसा सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब हमेशा किसके द्वारा ही बन सकता है, ओनली बाय कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण के द्वारा ही बन सकता है। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। फिर है दो जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, रिपेल करती हैं। तो रिपल्शन क्यों हो सकता है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है उनकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से, तो दोनों की वजह से। या तो मैग्नेटिक में दोनों का सेम पोल हो जाए या इलेक्ट्रोस्टैटिक में दोनों का सेम चार्ज हो जाए। फिर है द डिवाइस दैट डू नॉट मेक द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें से कौन ऐसा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल नहीं होता। पंखे में होता है,
बेल में होता है, मोटर में होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में नहीं होता। फिर है इलेक्ट्रोप्लेट, जब हम आयरन को करते हैं तो किससे करते हैं? लोहे की वस्तु की जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है वो क्रोमियम से भी, जिंक से भी, निकल तीनों से की जाती है। फिर है सोनाली ने 5 सेकंड के लिए थंडर स्टॉर्म सुना। जब उसने लाइटनिंग देखी उसके 5 सेकंड बाद थंडर स्टॉर्म को उसने सुना। तो कितनी दूर है अगर जो प्लेस ऑफ लाइटिंग जहाँ हुई है, अगर स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड है तो 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 1650 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। फिर है 2 प्लेन मिरर को 90 डिग्री पे रखा गया है। तो 90 डिग्री पे अगर रखा जाएगा 2 प्लेन मिरर को तो कितनी इमेजेस बनेंगी? तो ये हमने पढ़ा था कि कितनी इमेजेस बनेंगी, जो भी आपका एंगल होगा और इसके बीच अगर हम कोई कॉइन रख देंगे, मान लो यहाँ एक कॉइन हमने रखा तो एक इमेज आपका यहाँ बनेगा और एक इमेज इसके अंदर बनेगा, तो ओनली 2 इमेजेस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज कैरियर ऑफ चार्ज, कि विद्युत अपघटनीय विलयन में कौन ऐसा है जो आवेश के वाहक के रूप में कार्य करता है? तो आवेश का वाहक कौन करता है? एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस या न्यूट्रॉन्स। तो जो आयंस हैं वो आवेश को वाहन करते हैं। एक धन आयन होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ऋण आयन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। फिर है गलत मिलान किसका दिया हुआ है? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस से लिक्विड, और सॉलिड से गैस, और लिक्विड से भी गैस। तो अब अगर हम देखें सॉलिड से अगर लिक्विड बनता है तो वो क्या कहलाता है? पिघलना। तो इसमें कहा गया है कौन सा गलत है? सॉलिड से लिक्विड इज सॉलिडिफिकेशन, बी इज सब्लिमेशन। तो सॉलिड से गैस जो है उदरपातन, ये सही है। सी का मतलब होता है आपका गैस से द्रव, ये संघनन कंडेंसेशन सही है। और डी आपका द्रव से गैस वाष्पीकरण सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है, तो यही आंसर होगा। फिर है करेक्टली मैच, सही कौन सा दिया हुआ है? मेटलॉइड बोरोन, कंपाउंड कार्बन डाइसल्फाइड, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ये हमारा सही दिया हुआ है। फिर अगर हम बात करें कार्बन डाइसल्फाइड, ये एक यौगिक है, ये भी सही दिया हुआ है। और बोरोन तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4। अगला है आइडेंटिफाई द सॉलिड विच अंडरगो सब्लिमेशन, किसमें ऐसा उदरपातन होता है? तो अमोनियम क्लोराइड में होता है, ड्राई आइस में भी होता है, कैम्फर में भी होता है। तो ये आंसर हो जाएगा। फिर है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एलॉय, जो मिश्र धातु के संबंध में क्या गलत वाक्य है? ये मिक्सचर्स होते हैं, बिल्कुल सही है। इनको सेपरेट किया जा सकता है बाय फिजिकल मेथड, तो ये गलत है। ब्रास उदाहरण है इसका, और ये सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। फिर है विच ऑफ दीज मेटल्स विल बी लिक्विड एट 350 केल्विन, कौन सी ऐसी धातु है जो 350 केल्विन पर तरल अवस्था में होगी? अगर हम देखें कौन सा जो धातु है वो तरल अवस्था में होता है हमेशा, वो है मरकरी। लेकिन गैलियम जो है वो बहुत कम तापमान पर पिघल जाता है। तो ये भी आपका 350 केल्विन पे क्या होगा? द्रव अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर ए और बी। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं XY रेशियो से बाय मास, करेक्ट वैल्यू क्या है X और Y की? अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 होता है जिसमें कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का हो जाता है आपका 32। तो इनका अनुपात क्या होगा? अगर हम देखें तो 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32, तो 3 और 8 का अनुपात होता है। तो ये आंसर हो गया। अगला है केमिकल सिंबल फॉर पोटेशियम और बेरियम। तो पोटेशियम का होता है K, बेरियम का होता है आपका Ba। फिर है विकास ने 2 ड्रॉप फिनोफ्थेलिन को डाला NaOH में, तो कलर क्या होगा? तो फिनोफ्थेलिन को जब भी हम क्षार में डालेंगे तो वो हो जाएगा आपका पिंक कलर, गुलाबी। सोडियम बेंजोएट किसका उदाहरण है? तो ये एक प्रिजर्वेटिव्स का। फिर है एस्कॉर्बिक एसिड का नाम क्या होता है? विटामिन C। जब एक मेटल को रिएक्ट किया जाता है एसिड के साथ तो कौन सी गैस बनती है? तो हाइड्रोजन गैस। फिर है विच ऑफ दिस इज कॉमनली नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गे, कौन ऐसा है जिसको ब्लू ग्रीन एल्गे कहा जाता है? तो ये है आपका साइनोबैक्टीरिया।
कौन सा ऐसा है जो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, कोक, कोल टार, कोल गैस या पेट्रोल? तो कोक जो है वो शुद्ध रूप है कार्बन का। बेस्ट टेक्निक इरिगेशन का क्या होता है? तो ड्रिप इरिगेशन, ढेकली, राहत या मोट? तो ड्रिप इरिगेशन इनमें से सबसे सही टेक्निक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड प्रिजर्वेटिव्स? इनमें से कौन सा है जो फूड प्रिजर्वेटिव्स नहीं है? सोडियम क्लोराइड नमक ये है, सोडियम बेंजोएट है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव जो है वो दूध को दही बनाता है? तो आपको पता है लैक्टोबैसिलस बनाता है, और वो क्या होता है? एक बैक्टीरिया या जीवाणु। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग? जो पेट्रोलियम का परिष्करण करते हैं तो इसमें से कौन सा उत्पाद नहीं बनता है? केरोसिन बनता है, डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, कोल तार नहीं बनता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। फिर है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का जो आविष्कारक है वो कौन है? तो एडवर्ड जेनर, तो ऑप्शन नंबर 3। फिर है बडिंग किस में होता है? अमीबा, बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम या हाइड्रा? तो हाइड्रा में होता है बडिंग। स्पर्म प्रोडक्शन किस में होता है? तो स्पर्म प्रोडक्शन होता है मेल के टेस्टिस में, जिसे हम वृषण कहते हैं हिंदी में। फिर है इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय? जो इंसुलिन बनता है वो किसके द्वारा बनता है? पैंक्रियाज के द्वारा, और ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है। फिर है डॉली जो पहला मैमल है जिसको क्लोन किया गया, इसका जन्म कब हुआ था? तो 5 जनवरी, 5 फरवरी, 5 जुलाई या 5 जून? तो आपके बुक में दिया हुआ है, इसका सही उत्तर है 5 जुलाई 1996। अगला है एक अनफर्टिलाइज्ड एग, एन अनफर्टिलाइज्ड एग हैज? तो अनफर्टिलाइज्ड एग में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो उसमें अगर अनिषेचित अंडाणु है तो उसमें सामान्यतः अंडा है तो सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है। फिर है 10 की घात 2025 माइनस 5, तो ये 35 क्वेश्चंस आपके थे साइंस के। अब मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। 10 की घात 2025 माइनस 5 और 10 की घात 2024 प्लस इन्फिनिटी का अंतर 3 से अगर विभाजित किया जाए, जहाँ पर कि जो इन्फिनिटी जो है वो एक डिजिट है, तो ये इसे आप सिग्मा इन्फिनिटी जो है एक डिजिट है, तो इसके कितने पॉसिबल वैल्यूज़ हैं? तो इसमें अगर हम देखें 10 की घात 2025 माइनस 5, 10 की घात 2024 प्लस अल्फ़ा, ये 3 से डिविजिबल है। तो अगर हम देखें इसको इस तरह से लिखते हैं 10 की घात 2025 माइनस 5, और इनका जो अंतर है, अंतर के लिए हम इसको माइनस कर देते हैं, ये हो जाता है 10 की घात 2024 और प्लस अल्फ़ा। तो 10 की घात 2024 अगर यहाँ थोड़ा कॉमन निकालो, 10 की घात 2024 कॉमन लेते हो तो 10 माइनस 1, और यहाँ हो जाता है आपका माइनस 5 माइनस अल्फ़ा, ये 3 से विभाजित है। तो 10 माइनस 1 9, ये तो 3 से पूरी तरह विभाजित हो गया, बचा आपका माइनस, और 5 प्लस अल्फ़ा जो है ये 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अल्फ़ा की जगह 1 आ सकता है, ठीक है, और 4 आ सकता है, और 6, 9 और 12 के लिए 7 आ सकता है। तो 3 इसके पॉसिबल आंसर है। अगला है अल्फ़ा बीटा जो है वो आपका 1:2 है, x अनुपात y है 3:4, तो 2 अल्फ़ा प्लस 4x और अनुपात बीटा प्लस 3y। तो अल्फ़ा और बीटा 1:2 है, तो आप इसको अल्फ़ा को आप 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, उसी तरह से भी आंसर निकल आता है अनुपात में। तो 2 इंटू अल्फ़ा तो हो गया आपका 2 प्लस 4 इंटू एक्स जो है आपका 3, और बीटा है आपका 2 प्लस 3 चौके 12, तो 3 और 2 5, 12 और 2। अच्छा, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, ऐसे में आपका गड़बड़ आ जाएगा। देखो अल्फ़ा और बीटा आपको दिया हुआ ना, अल्फ़ा बीटा आपको दिया है 1/2। तो अल्फ़ा और बीटा को दोनों को एक फॉर्म में लिखो, तो आपको या तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू
बीटा हो गया यहाँ से। इसी तरीके से जब आप x बाय वाई को 3/4 लिखोगे तो 4x इज इक्वल टू 3y हो जाएगा। बस ये तो x की जगह y या y की अल्फ़ा की जगह बीटा कोई एक वैल्यू रख दो, 2 अल्फ़ा की जगह बीटा रख दो, तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा है, तो बीटा प्लस अब 4x की जगह अगर आप y रखते हो तो ये हो जाता है 3y, और यहाँ है आपका बीटा प्लस 3y, तो ये से कट गया, आंसर आ गया 1:1, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर 128वां क्वेश्चन है, इस फिगर में आपको PQR निकालना है, तो एंगल PQR ये वाला एंगल निकालना है। तो अगर आप थोड़ा सा इसको लेके आओ इधर, तो अब अगर ध्यान से देखें ये वाला जो एंगल है, ये दोनों क्योंकि पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, तो ये 25 है तो ये भी 25 होगा, ये 25 और 45 हो गया आपका 40 20 60 10 70, तो ये हो गया आपका 110, और ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 70। फिर है पेरीमीटर है राइट एंगल ट्राइंगल का 30 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस 13 है, तो एरिया क्या होगा। देखो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप देखो 5 12 और 13 ये एक कॉम्बिनेशन बनता है, जो 30 भी है उसका पेरीमीटर, हाइपोटेनस 13 है, तो 5 × 12 होता है 60 का आधा 30 आंसर हो जाएगा। फिर राजू ने नोटिस किया कि 20% ऑफ 30% ऑफ ए नंबर वाज 3 लेस देन 30% ऑफ 40% ऑफ द सेम नंबर, तो नंबर क्या है। इसमें कहा गया है 20% ऑफ 30%, तो इसका मतलब है 20 × 30, 20% ऑफ 30%, तो इधर हो गया आपका 600/100, तो ये हो गया आपका 6%, और 4 तिया हो गया 12%। तो किसी भी नंबर का 6% और 12% का जो अंतर है वो 3 दिया हुआ है, तो 6% की जो वैल्यू है वो है आपकी 3, तो आपको पूछा है नंबर क्या होगा, तो 100% जो वैल्यू होगी वो होगी 50। फिर है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड गिवन है 60025, और 18 किलोमीटर पर आवर से पर्सन जो है वो साइकिल के साथ इसके चारों ओर घूमता है, तो उसको कितना टाइम लगेगा तो रिटर्न एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम उसका पेरीमीटर निकालेंगे, तो 6025 जो है उसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालो तो कितना होता है, तो सबसे पहले हम जो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट होता है आपका 245, तो स्क्वायर का साइड हो गया 245, इसका पेरीमीटर के लिए आप इसको क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका 490, तो 980 इसका टोटल पेरीमीटर हो गया। अब यहाँ किलोमीटर पर आवर है, लेकिन टाइम जो है वो सेकंड्स और मिनट्स में दिया है, तो इसको अगर मीटर पर सेकंड करते हो तो 18 × 5/18 जब आप करते हो तो 5 मीटर पर सेकंड आ गया, तो इसको जब 5 से आपने डिवाइड किया तो देखो कितना आता है, तो ये आ गया 5 × 5 और 4, तो 5 में 45 और 196 सेकेंड, तो 196 सेकेंड का मतलब है 180 + 16, तो 3 मिनट 16 सेकेंड, इसका आंसर 1। फिर है इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 12 एंड 16 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ ईच साइड कितना होगा। डायगोनल्स अगर 12 और 16 है तो लेंथ ऑफ ईच साइड, तो देखो 12 और 16 को एक करो तो 6 और 8, तो ये हो गया आपका 10, तो 10 सेंटीमीटर। फिर है हर एक क्यूब का साइड को अगर आप 5% बढ़ा दोगे तो सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा। देखो अगर क्यूब का जो एरिया है मान लो पहले था आपका 100 और अब बढ़ गया है 105, ठीक है, पहले था 6a² और अब जो है वो हो जाएगा 105 का स्क्वायर, तो कितने % बढ़ गया, 105 का करोगे तो 10.25 बढ़ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, अगर x की वैल्यू 11 और y की वैल्यू 4/3 है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका 4x प्लस ये 9y का आपका होल स्क्वायर है ये, ठीक है, तो 4x + 9y का होल स्क्वायर
अब अगर इसमें हम देखते हैं तो 4x प्लस 9y का होल स्क्वायर किसके बराबर है, तो वो हो जाएगा 8x, सॉरी 8x प्लस 9y, 4 नहीं 8x प्लस 9y का होल स्क्वायर। तो 9 8 72 दूना 144 और 9 का 81 और 8 का 64। हाँ, तो 8x प्लस 9y का होल स्क्वायर है ये। तो x की वैल्यू है 11, तो 8 इंटू 11 तो 88, और 9y को जब आप रखते हो तो 9 इंटू 4/3, तो 4 इंटू 3 रखते हो तो 3 3 3 4 जा 12, तो 88 और 12 हो जाता है 100। 100 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100 और 100 ये 10,000। अगला है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड इफ़ 24 कैरेट गोल्ड इज़ 100%। तो 24 कैरेट गोल्ड जो है वो आपका 100% है, तो 22 कैरेट गोल्ड कितना होगा, तो 100/24 इंटू 22, बस यही करना है आपको। 2 से अगर आप करते हो तो ये हो गया 11, ये हो गया आपका 12। तो अब 1100 को जब आप करते हो 12 से तो हो गया आपका 12 निम में 108, बचा कितना 2 0, तो 12 1 कम 12, और फिर उसके बाद आपका बचा फिर 8/12, तो 8/12 को आप 4 2/3 लिख सकते हो, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर है 136वां क्वेश्चन कि आउट ऑफ टोटल इनकम मिस्टर शर्मा स्पेंड 20% इन हाउस रेंट, 70% ऑन रेस्ट। जो 20% जो है वो घर के किराए पे, 70% जो है वो 70% जो बचा हुआ है उसका बाकी घर के खर्च पे, और अगर वो 1800 बचा पा रही हैं तो टोटल इनकम कितनी है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, सबसे पहले आप 100 अगर मानते हो परसेंटेज वाइज, अगर 100 अगर मानते हो तो 100 का 20% खर्च हो जाता है किस पे, हाउस रेंट पे, बचा 80%। 80% का 70% हो जाएगा 56, ठीक है, ये खर्च हो गया आपके हाउस होल्ड पे। तो टोटल बचा कितना, टोटल खर्च हो गया आपका 20 + 50 76 खर्च हो गया, और बचा कितना आपका 24। तो 24% जो ऑफ इनकम जो है वो किसके बराबर दिया हुआ है, 1800 के बराबर। तो आपको 100% निकालना है, तो 18/24 इंटू आप क्या नाम है 100 करते हो, या 1800 तो है ही, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो देखो कितना 2 0 आ जाएगा बाद में। तो ये 6 3 जा 6 4 जा 4 25 25 3 जा 75, तो 0 0 7500। नेक्स्ट है इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर इसकी वैल्यू 49/50 है तो वैल्यू ऑफ n + 15 क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में इसको सॉल्व कर आसान है सॉल्व करना। जब भी एक टर्म होगा तो 1/2 आंसर आ जाएगा, 2 टर्म होगा तो 2/3 आंसर आ जाएगा। तो अगर 49/50 है तो 49 टर्म हो गया, तो n की वैल्यू हो गई 49, तो आपका आंसर हो गया 49 + 15 हो गया आपका 64, 64 का स्क्वायर रूट 8 आंसर हो जाएगा। फिर 138वां क्वेश्चन है द शेप इन द डायग्राम इज़ मेड अप ऑफ रेक्टेंगल। इसमें क्या है, एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है और एक ट्राइंगल है। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ 9, तो स्क्वायर का साइड 9 है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना, सबका पेरीमीटर सेम है, जो स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्राइंगल और रेक्टेंगल ऑल ऑफ विच हैव सेम पेरीमीटर। तो अगर स्क्वायर का आपको 9 है तो 9 9 9 9 और ये 9, तो टोटल 36 हो गया पेरीमीटर। तो ट्राइंगल का 36 है तो 12 12 और 12 हो जाएगा। अब ये हो गया आपका 12, ये आपका कितना हो जाएगा, अगर ये साइड आपकी 12 है तो ये बची हुई 12 और 12 ये हो गया आपका 24, बचा कितना 36 में से 12, तो ये हो गया आपका 6 और 6। तो अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो 12 × 6 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है इस फिगर में आपको एंगल थीटा निकालना है। तो ये आपका 35 गिवन है, ये आपको थीटा है, ये 30 है। तो अगर इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो पहले अगर यहाँ हम निकालते हैं तो ये आपका कितना है 70, तो 70 और 35 हो गया आपका 110 और 105, ये आपका हो गया 105, तो ये 105 हो जाएगा।
105 और 180 में से 105 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 75। ओके, और ये 75 है तो ये हो गया आपका 105, ये 105 एंगल है, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, तो 105 प्लस 30 135, तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 45। 140वां क्वेश्चन है, इस फिगर में सी डी पैरेलल है ए बी के, सी डी और ए बी पैरेलल है, तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और ये 75 है, ये 70 है तो ये भी 70 होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। आपको और क्या कहा गया है, और ये पूरा एंगल जो है वो कितना गिवन है, 75। तो ये पूरा, अच्छा इस एंगल की अगर बात करें तो ये आपका 75 गिवन है, तो ये बचा कितना आपका 110 में से, ये टोटल 110 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और इसमें 75 आप माइनस कर दोगे तो 110 माइनस 75 हो जाएगा आपका 35 डिग्री। हाँ नहीं, हाँ ये 35 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 141। अगर कोई क्वेश्चन में हो सकता है जल्दी में अभी आंसर करने में कुछ आगे पीछे हो जाए तो दोबारा एक्सप्लेन करके हम बता सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो कि सर इस क्वेश्चन में बाय चांस ये गलती हो गई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसको और डिटेल में हम देख के करेक्ट आंसर उसका बताने की कोशिश करेंगे। अब है 141, एक्स जो है 6 की पावर 1/6, वाई 3 की पावर 1/3, जेड जो है 2 की पावर 1/2। तो इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो अगर हम देखें तो 2 की पावर 1/2 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, तो z सबसे बड़ी वैल्यू, तो ये दोनों तो यहीं हट गई। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, तो z x और y, z y x ये आंसर है। फिर है रियल नंबर x की पावर 8 1/x की पावर 8, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या होगा। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो अगर आप इसको देखते हो तो यहाँ 2 ऐड करो तो यहाँ 49 हो जाता है, तो x की पावर 4 का 4 स्क्वायर, तो ये 4 × 2 हो जाएगा ना पावर्स में, प्लस 1/x की पावर 4 का स्क्वायर। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये हो गया आपका 7, और फिर तो इसका जब आंसर वैसे एक्सप्लेन करके निकालेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा, बट वो इसका सही आंसर है 18। ठीक है, डिटेल में देखो, इससे निकालोगे तो यहाँ 2 करोगे तो 49, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 हो जाएगा 7, और जब आप उससे इसमें 2 ऐड करोगे तो 9, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा 3, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 7 हो जाएगा 21, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो माइनस करके इसका आंसर हो जाएगा 18। फिर है 143, मीन ऑफ 8 नंबर जो है वो 12 दिया हुआ है। 2 numbers with mean of 18 are removed from the set. What is the mean of the remaining 6 number? मीन का मतलब सिंपल एवरेज है, तो 8 नंबर्स का एवरेज जो है वो 12 है, तो 12 × 8 = 96, उनका सम जो है वो 96 है। 2 नंबर्स जिनका मीन 18 है, तो 18 दूना हो गया आपका 36, इसमें से अगर माइनस कर देते हो जाता है 60। बचा नंबर कितना है, 6 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 10। 144 है, 5 की पावर n माइनस 5 की पावर n माइनस 1 जो है वो 500 के बराबर है, तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम 5 की पावर n माइनस 1, ये बचा आपका 5 माइनस 1, और ये हो गया आपका 500। तो इसको अगर आप देखो 5 माइनस 1 हो गया आपका 4, और 500 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हो जाता है 125, और ये हो जाएगा 5 की पावर क्यूब। तो n माइनस 1 की वैल्यू 3 के बराबर है, n की वैल्यू हो जाएगी 4, बस इसमें रख दो 4 का क्यूब,
तो 4 का क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64 माइनस 3 की पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो 64 में से 81 माइनस करोगे -17। नेक्स्ट है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम इज 1/4 ऑफ इस सम, द नंबर ऑफ ईयर्स एंड रेट ऑफ द एनुअल आर न्यूमेरिकली इक्वल। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1/4 है, तो 1/4 का मतलब कितना है 25%, 25% मतलब 5 × 5, तो 5 साल के लिए 5% इंटरेस्ट, तो ये आंसर आ गया। तो ये थे मैथ्स के सारे क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं कुछ आपके जो सोशल साइंस के क्वेश्चंस है। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेन्ड अ चार्टर फ्रॉम, तो ये आपको पता है कि किससे चार्टर मिला था, तो क्वीन एलिजाबेथ वन से। हु आर फैक्टर्स, तो फैक्टर्स किन्हें कहा जाता है, तो जो ट्रेडर्स थे कंपनी के उनको फैक्टर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है हु वाज नोन एज शेर ए मैसूर, तो शेर ए मैसूर किसको माना जाता है, टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट है विच ऑफ द ऑन विच कोस्ट इंडिया डिड वास्को डिगामा, तो वास्को डिगामा कहाँ आया था, कैलिकट में आया था ना, और वो कहाँ पर है, पश्चिमी तट, तो वेस्टर्न कोस्ट। नेक्स्ट है सब्सिडियरी अलायंस, तो लॉर्ड वेलेस्ले, तो इसका सही आंसर है लॉर्ड वेलेस्ले। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ मराठा स्टेट काउंसिल, गायकवाड़, होलकर, पटौदी, सिंधिया, तो पटौदी इसके नहीं है। नेक्स्ट है लास्ट मुगल एम्परर कहाँ मरे थे, तो बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था और वहाँ पर हेल्थ जो है उनकी ख़राब हो गई, उसकी डेथ हो गई थी। 1857 में कहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई थी, तो जो चार्टर एक्ट आया था 1853-1854 का वुड्स डिस्पैच, उसके हिसाब से जो प्रेसिडेंसीज थी उस टाइम पे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई यहाँ पर बनाई गई थी, दिल्ली में नहीं बनाई गई थी, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला है 1764 की लड़ाई किसने लड़ी थी, तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने लड़ी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। फिर है हु इज़ द स्टेट विच इज़ द स्टेट ऑफ रानी चेन्नम्मा, तो रानी चेन्नम्मा कहाँ की थी, कर्नाटक की। रिसोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ सरफेस, तो अलग अलग धरातल पर अलग अलग जो संसाधन क्यों हैं, क्योंकि अलग अलग प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण। नेक्स्ट है कौन सा ऐसा है जो कि कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल्स कंटेंट और परमिबिलिटी ऑफ सॉइल को डिटरमाइन करता है, तो वो क्लाइमेट, जलवायु के हिसाब से निर्धारित होती है। अगला है भारत में बड़े पैमाने पर किस प्रकार की कृषि की जाती है, तो निर्वाह कृषि, या जिसे हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। अगला है इनमें से किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं, इसे स्थानांतरित किसी रोका के नाम से कहा जाना जाता है, तो ब्राज़ील में। अगला है उभरते उद्योगों को किस नाम से जाना जाता है, तो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ का मतलब सनराइज उभरते हुए उद्योगों का जाता है। अगला है इसमें से कौन सा जो तरीका है वो मिट्टी के संरक्षण के लिए नहीं होता है, तो अति चराई जो है मिट्टी संरक्षण के लिए नहीं होता है। फिर है किसी फसल को सुनहरा रेशा, किस फसल को कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर। अब है प्राइमरी रॉक, इनमें से कौन सा है, तो इग्नियस या आग्नेय शैल जो है वो प्राथमिक शैल होते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड कृषि आधारित उद्योग इनमें से क्या नहीं है, तो कॉटन, शुगर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। तो इसमें पेपर इंडस्ट्री सबसे सही ऑप्शन आएगा। हालांकि ये डाउटफुल क्वेश्चन है क्योंकि चारों ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, बट अगर देखा जाए तो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, वो है पेपर इंडस्ट्री। नेक्स्ट है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा का चेयरमैन है वाइस प्रेसिडेंट। अगर इफ़ द लॉ पास बाय पार्लियामेंट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन द जुडिशरी कैन कैंसल इट, तो इसे कहा जाता है न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल सिविन, तो न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट है कितने मेंबर्स किसी पॉलिटिकल पार्टी को होनी चाहिए सिंपल मेजॉरिटी लोकसभा में प्राप्त करने के लिए, तो 272, क्योंकि 543 लोकसभा सीटें हैं, उसका 50% से एक ज़्यादा। अगला है भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिका धर्मनिरपेक्षता से किस प्रकार भिन्न है, तो यहाँ राज्य और धर्म और राज्य में अलगाव है, तो बिल्कुल देयर इज़ अ सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, बिल्कुल सही है। और इंडिया द स्टेट ऑफ फ्रीडम इंटरफेयर, तो ये नहीं है, तो ओनली वन सही है। स्टेटमेंट
तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, यही हो गया। अगला है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्म हुई थी? 6 दिसंबर 1946, ये आंसर हो जाएगा। अगला है रोजा पार्क कहाँ किससे संबंधित है? तो अमेरिका में जो सिविल राइट्स मूवमेंट हुए थे या नागरिक अधिकार आंदोलन, उससे संबंधित है। अगला है राज्य का अर्थ क्या होता है? तो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का एक राजनीतिक संस्था कहलाता है राज्य। नेक्स्ट है किस देश को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है? तो कोस्टा रिका को सबसे हेल्दीएस्ट देश या सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। फिर है 3 अंग सरकार के क्या होते हैं? तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये 3 हो गए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? फेडरलिज्म, संघवाद, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये दोनों है। शक्तियों का केंद्रीकरण, ये नहीं है, हमारे यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला है किस धातु का उद्योग आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है? तो स्टील या इस्पात को बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहा जाता है। अगला है सही मिलान करना है, प्राथमिक क्षेत्र कृषि, ये सही है। द्वितीय क्षेत्र बैंकिंग, ये गलत है। तृतीय क्षेत्र पर्यटन, ये सही है। तो ए और सी, तो ये सही आंसर हो गया हमारा। अगला है भारत के किस राज्य ने सबसे पहले अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की थी? तो राजस्थान इसका सही उत्तर है। फिर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI किस चीज़ को बताता है? तो इससे ओवरऑल डेवलपमेंट जो कंट्री की है वो पता चलती है। अगला है इनमें से क्या पब्लिक फैसिलिटी में आती है? क्लीन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो ऑल ऑफ द अबव, सभी पब्लिक फैसिलिटी में आती है। तो इस तरीके से हमने मैट और सेट दोनों के क्वेश्चंस पूरी तरीके से कर लिए। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके मैट में आउट ऑफ 90 कितने मार्क्स आए हैं और सेट में आउट ऑफ 90 कितने मार्क्स आए हैं और ओवरऑल आपके दोनों मिला के कितने मार्क्स हैं। फटाफट कमेंट करो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। कोई क्वेश्चन आपको लग रहा हो डाउटफुल तो भी आप कमेंट कर देना, उसको हम रिव्यू कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी। इसको शेयर कर दो, जितने भी आपके फ्रेंड्स ने ये एग्ज़ाम दिया है वो अपने आंसर की मैच कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।